हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने लेव वाइगोस्की के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में दोस्तों आज के हमारे दूसरे थिंकर हैं जीन पियाजे। दोस्तों, जीन पियाजे से हमारे हर टीचिंग एग्जाम में वाइगोस्की की तरह ही 3 से 4 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीन पियाजे, दोस्तों इनके सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का दोस्तों यूपी टेट की अगर बात कर लें तो सीधा सीधा यहां से यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे जी हैं। दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1980 में हुई थी। दोस्तों इनकी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर दी थी। तो दोस्तों पियाजे का मानना है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये लाइन जीन पियाजे जी ने कही है। तो दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखना, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। डायरेक्ट फैक्ट में खासकर यूपी टेट की अगर बात कर लें तो सीधे ही लाइन ऐसे पूछ देते हैं। तो दोस्तों ये लाइन जीन पियाजे ने की थी। अब दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके हर टीचिंग एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और सीटेट की अगर बात कर लें तो सीटेट में वाइगोस्की की तरह ही इससे भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और इनकी थ्योरी और वाइगोस्की जी की थ्योरी आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पेडागॉजी में ये आप लोगों की बहुत मदद करती है ये थ्योरी। तो दोस्तों जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के श्रम प्रत्यय कॉन्सेप्ट इनके क्या क्या हैं दोस्तों, इस बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है संज्ञान। संज्ञान आखिर होता क्या है? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है तो उसी से ये निकल के आया है संज्ञान। संज्ञान हम लोग कहते किसको हैं? तो दोस्तों आपके आसपास की भौतिक दुनिया से सूचनाओं को ग्रहण करना, जो आपके आसपास वातावरण में जो हो रहा है उसमें जो सूचनाएं हैं उनको ग्रहण करना ही हमारा संज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना, एक भी पॉइंट इसके मिस ना करना। इसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपको आज के बाद जीन पियाजे की थ्योरी तो नहीं ही पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती हैं? दोस्तों किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य या फैक्टर होते हैं, उन्हें ही हम स्कीम्स कहते हैं। तो दोस्तों किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के फैक्टर या तथ्य होते हैं, उसे हम स्कीम कहते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा स्कीमा। स्कीमा ये क्या होता है? सभी प्रकार की स्कीम्स का मिला जुला रूप स्कीमा कहलाता है। दोस्तों आप लोगों के पास, हम सबके पास कम से कम देखा जाए तो लाखों करोड़ों स्कीम्स होंगी। तो स्कीम्स का एक व्यवस्थित क्रम और एक मिला जुला रूप ही हमारा स्कीमा होता है। या इसको सरल भाषा में दोस्तों ऐसे कह लें कि बहुत सारी स्कीम्स मिलकर एक स्कीमा का निर्माण करती हैं। आगे दोस्तों ध्यान देना, हमारा अगला है समाविष्टीकरण या आत्मसातकरण। दोस्तों ये होता क्या है? बहुत ध्यान से समझना, सीटेट क्वेश्चन यहां से कम 3 से 4 बार दोस्तों बना चुका है। आत्मसातकरण, आत्मसातकरण क्या होता है? सीधा सीधा आपके ऑप्शन में यही लिखा होता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दोस्तों ये लाइन तो ये हो गई कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अब इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे दोस्तों एक बच्चा होता है, बच्चे ने एक काला कुत्ता देखा मान लो, तो उसके दिमाग में एक स्कीम्स ये बन गई कि सभी कुत्ते काले होते हैं।
तो उसका दिमाग में ये बना है कि कुत्ते का रंग काला ही होता है, लेकिन कुछ दिन बाद 4 5 या 10 दिन बाद वो एक सफ़ेद कुत्ते को देख लेता है तो उसके दिमाग में आता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, कुत्ते सफ़ेद होते हैं और इसके कई कलर होते हैं। तो दोस्तों उसने अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड कर लिया कि कुत्ते का रंग काला ही नहीं, उसका रंग सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है, हर तरीके के कुत्ते होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को कैसे ऐड किया जाता है। तो दोस्तों सीटेट क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक बार तो इन्होंने 2016 में डायरेक्ट ऐसे ही लाइन पूछ दी थी कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना कहलाता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया था समाविष्टीकरण या आत्मसातकरण, समायोजन, और ऐसे ही करके दो ऑप्शन और दिए थे, तो वहां पे आत्मसातकरण बिल्कुल राइट आंसर था। और दोस्तों ये लोग दूसरी तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एक कोई थ्योरी बनाकर दे देते हैं कि मोहन पहले खेलना जानता, तो मैच खेल बॉलिंग करना जानता था, अब वो बैटिंग भी करने लगा। तो वहाँ पे पियाजे के अनुसार ये क्या है, तो वहाँ पे भी उसने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड किया, तो ये हमारा आत्मसातकरण हुआ। तो आत्मसातकरण होता क्या है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान में पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करना हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, समावेशन या समायोजन, एक्मोडेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्मोडेशन। दोस्तों ये क्या होता है, जब बच्चा अपने पुराने स्कीम्स में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, समायोजन कहलाता है। अब दोस्तों पुरानी स्कीम्स में परिवर्तन शुरू कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि परिवर्तन करना शुरू कैसे कर देता है। जैसे मान लो एक बच्चे ने कुत्ते को देखा, कुत्ते को देखकर उसने कहा कि इसके 4 पैर होते हैं, तो उसके दिमाग में एक स्कीम्स ये बन गई कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता ही होता है। बट कुछ दिन बाद उसने बिल्ली को देखा, उसके भी उसने देखे कि 4 पैर हैं, लेकिन वो कुत्ते की तरीके से नहीं दिख रही थी। तो उसके दिमाग में ये स्कीम्स आई कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, 4 पैर वाले हर जानवर कुत्ता ही नहीं होता, वो बिल्ली भी हो सकती, वो कुत्ता भी हो सकता, वो गाय भी हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं, तो उसने क्या किया, उसने अपनी कुत्ते वाली जो इमेज बना रखी कि 4 पैर वाले जानवर कुत्ते ही होते हैं, तो उसने उसको संपूर्ण मिटा दिया, और इसी को हम लोग समायोजन या समावेशन या समायोजन कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नया अगला पॉइंट है साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है, जब बच्चा कोई नया काम करता है तो उसके मानसिक प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। इससे दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण व समायोजन दोनों का सहारा लेता है, जिसे साम्य धारण कहते हैं। दोस्तों सीधा सीधा इसमें समझेंगे साम्य धारण होता क्या है। दोस्तों आत्मसातकरण और समायोजन का जुड़ा हुआ रूप ही हमारा साम्य धारण होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आत्मकेंद्रण। दोस्तों ये जो पॉइंट हैं ये हमारे पियाजे जी की थ्योरी में पूछे गए हैं और पियाजे की थ्योरी में हैं, तो इनके बारे में हम लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टफ हिंदी लिखी है, हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। बाल मनोविज्ञान एक बहुत ही कठिन चैप्टर है, सिलेबस है। तो दोस्तों इसलिए इनके बारों में शब्दों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आत्मकेंद्रण क्या होता है, जब बच्चा लगभग 7 वर्ष तक अपनी स्कीम को चेंज नहीं कर पाता। दोस्तों जब बच्चे की एज 7 साल होती है तो वो अपनी स्कीम्स को चेंज नहीं कर पाता, ज्यों का त्यों ही अपने दिमाग में बसाए रहता है, उसी को उसका चिंतन आत्मकेंद्रित होता है, वो स्वयं के बारे में ही सोचता है। इसे पलटावी की समस्या कहते हैं। पलटावी की समस्या, दोस्तों पलटावी होता क्या है, पलटावी होता है, ये भी इस चीज पे बहुत आप लोग ध्यान देना कि ये भी 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पलटावी समस्या क्या होती। तो पलटावी का आप लोग मतलब समझ लीजिए पहले। पलटावी क्या होता है, विचारों को परिवर्तित ना कर पाना, ये हमारी पलटावी की समस्या होती है। दोस्तों ये अभी आगे जब हम लोग इनकी स्टेज पढ़ेंगे तो पलटावी क्या होता है इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। वहां पे आप लोग इतना ही ध्यान दीजिए कि अपने विचारों को परिवर्तित ना कर पाना पलटावी कहते हैं, ये पलटावी की समस्या होती है। विकेंद्रण क्या होता है दोस्तों, विकेंद्रण 7 साल के बाद बच्चे विकेंद्रित चिंतन करने लगते हैं तथा पलटावी की समस्या समाप्त हो जाती है। यानी कि दोस्तों विकेंद्रण में क्या हुआ कि उसमें जो पलटावी की समस्या थी, चीजों को पलट नहीं पा रहा था, अपने विचारों को पलट नहीं पा रहा था, 7 साल के बाद वह अपने विचारों को पलट भी लेगा और उस पर तर्क भी करने लगेगा। तो दोस्तों अगला हमारा है अनुकूलन।
अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि वातावरण के साथ साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन होता है। तो दोस्तों ये कुछ इनके टर्म्स और कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताए। तो अब आगे इसमें ध्यान देने वाले कौन कौन से हैं कि आत्मसातकरण, समायोजन, समाविष्टीकरण, ये सब क्या होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पियाजे की जी की थ्योरी शुरू होती है। इनकी थ्योरी क्या है? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, इसने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहली हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था जिसकी एज इन्होंने 0 से 2 ईयर लिखी। दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज इन्होंने 2 से 7 ईयर बताई। तीसरी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज इन्होंने 7 से 11 ईयर बताई। चौथी हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज इन्होंने 11 से 15, या कोई कोई राइटर लिखते हैं 11 से डाट डाट कर देते हैं कि 11 से आगे की अवस्था जितनी होती है वो हमारी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो दोस्तों अब एक एक करके हम इन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि ये अवस्थाएं क्या होती हैं, इसमें बालक की एक्टिविटीज कैसी होती हैं। तो इसी क्रम में हमारी पहली आती है संवेदी प्रेरक, या इसको ये भी बोलते हैं इंद्रिय जनित गामिक अवस्था। इसको इंग्लिश में एक ही नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी ईयर क्या होता है? 0 से 2 ईयर। दोस्तों ये अवस्थाएं आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से फैक्ट क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। अगर आप यूपी टेट या यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टि से देखें, क्योंकि वहां पे बाल मनोविज्ञान कोई कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं पूछी जाती, केवल फैक्चुअल और फैक्ट के बेस पे ही पूछी जाती है। तो सीटेट या यूपी पीआरटी की दृष्टि से यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन कितने बन रहे हैं कि पियाजे जी की संवेदी प्रेरक अवस्था की एज क्या थी। तो एज कितनी थी? 0 से 2। या घुमा के ऐसे पूछेंगे कि इनकी जो पहली अवस्था थी उसकी एज क्या थी? 0 से 2। और इनके नाम क्या थे? संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। लेकिन आप लोग इसको हिंदी इंग्लिश में याद रखना, सेंसरी मोटर स्टेज। अब दोस्तों इस अवस्था में होता क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यानी कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों नाक, कान, आंख, त्वचा, इससे निरीक्षण करना सीखता है। तो दोस्तों इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों से ही चीज़ों को सीखता है। इंद्रियां अपनी नाक हिलाएगा, कान हिलाएगा, ऐसे ऐसे करके चीज़ों को में निरीक्षण करना सीखता है। और दोस्तों इस अवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? इस एज में बच्चों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है दोस्तों? बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को निकालने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों आगे हमारा है बच्चा वस्तुओं को पहचानना सीख जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये दोस्तों चलना चाहिए कि उसकी एज 2 साल, 0 या से 2 साल तक है। बच्चा वस्तुओं को पहचानना सीख जाता है, चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है, हंसने रोने की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में होती है। बच्चा किसी वस्तु को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करता है। तो दोस्तों जो हमारी पहली अवस्था है उसमें कौन कौन से पॉइंट बच्चा कैसे उन चीज़ों को देखता है? हंसकर, रोकर अपनी चीज़ों को संवेदनाएं प्रकट करेगा और उसका वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होगा। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है दोस्तों, याद रखना कि बनता कब है, उत्पन्न कब होता है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत एक एक चीज ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब हम लोग अपनी अगली स्टेज की तरफ चलते हैं। हमारी अगली स्टेज है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। दोस्तों इसमें भी फैक्ट क्वेश्चन हमारा, अगर फैक्ट क्वेश्चन की दृष्टि से देखें तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी है? 2 से 7। हमारे यूपी टेट 2018 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी है। तो 2 से 7 वर्ष। आप लोग बहुत ध्यान से इनकी एज जरूर ध्यान रखना। दोस्तों अब इस अवस्था में प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप क्या क्या बच्चा करता है उनको देखेंगे। इस अवस्था में बच्चा अपने सामने आने वाली चीजों को देख लेगा, समझ लेगा, बट उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। दोस्तों जब 2 से 7 साल का बच्चा होगा तो चीजों को देखेगा, समझेगा भी, लेकिन उस पर कोई भी क्रिया प्रकट नहीं कर पाएगा। आगे क्या है दोस्तों? इस एज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में सक्षम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे,
कुत्ता शब्द सुनकर उसके माइंड में कुत्ते की इमेज बन जाती है। दोस्तों, जब 7 साल तक का बच्चा हो गया तो आप लोगों को पता होगा, इतना सबके घर में छोटे बच्चे होते ही हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे आपने बोला कुत्ता या आपने बोला साइकिल, तो उसके दिमाग में इस एज में उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि साइकिल ऐसी होती, उसके 2 पहिए होते हैं, उसके दिमाग में प्रत्यय बन जाएगा। और जैसे बोला गया, आपने बोला कुत्ता, तो वो भी उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब आगे क्या है दोस्तों? आगे है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्षमता आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्षमता आ जाती है। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, जीववाद। जीववाद उत्पन्न होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। अब ये दूसरी वाली जो हमारी है, दूसरी वाली कौन सी है? हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जीववाद एनिलिज्म इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एक बच्चे को डॉल दी जाती है, तो वो उसको नहलाएगा, उसके बाल खींचेगा और उसको खिलाएगा। अगर आप लोग उसको, अगर कोई उसके माता पिता बच्चे के उस गुड़िया को मारने लगेंगे या उसको फेंक देंगे, तो वो कहेगा देखो इसके चोट लग गई। तो इससे क्या क्लियर होता है कि वो नहीं क्लियर कर पाता है कि ये निर्जीव है, उसको लगता है कि गुड़िया रोएगी। तो दोस्तों इसमें उसके जीववाद की समस्या रहती, वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। और पहली वाली में पॉइंट दे, सेंसरी मोटर स्टेज में आप लोग ध्यान देना कि वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है और इसमें जीववाद की समस्या होती है, वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। आगे क्या है दोस्तों? अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म। ये क्या होता है, बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो मैं कर रहा हूं, सोच रहा हूं, वह सब ठीक है। मतलब अहम केंद्रित क्या होता है कि बच्चा अपने आप में ये दिमाग लगाता है, सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो ये सब सही है, बाकी दुनिया संसार में जो हो रहा सब बेकार है। दोस्तों अहम केंद्रित से आप लोग एक चीज और ध्यान देना, ईगोसेंट्रिज्म ये होता क्या है? ये क्या चीज है जो मैंने बता दिया आपको डिफिनीशन के माध्यम से। लेकिन जब मैंने आपको वाइगोत्स्की पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जब बच्चा अपने आप में बोलता है, अपने आप में बड़बड़ाता है, तो उसको वाइगोत्स्की सर ने प्राइवेट स्पीच नाम दिया या आत्मवाक नाम दिया, इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच। उसी भाषा को पियाजे जी ने यहाँ पे अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म ये नाम दिया। तो दोस्तों ये चीज जितनी ही वहां पे प्राइवेट स्पीच इंपॉर्टेंट है, उतना ही यहाँ पे अहम केंद्रित वार्ता या ईगोसेंट्रिज्म ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। आगे क्या है? अपलटावी। अपलटावी बच्चों में वस्तुओं संख्याओं का उलटना पलटना नहीं जान पाता। जैसे दोस्तों इसमें पलटावी की समस्या रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आगे स्टेज पढ़ेंगे तो हम लोग आपको क्लियर करेंगे कि पलटावी की समस्या होती क्या है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 2+3 = 5 लिखा है, और अगर आप इसको पलट के 3+2 लिख दोगे तो 2+3 = 5 तो बच्चा बता लेगा, लेकिन 3+2 अगर लिख दोगे तो बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं पलटावी की समस्या या अपने विचारों को पलट ना पाना। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। दोस्तों आगे हमारा पॉइंट क्या दिया है? आगे हमारा पॉइंट है मुद्रा भार ऊंचाई के कॉन्सेप्ट की कमी इसी एज में होती है। दोस्तों इस पॉइंट को समझेंगे कि मुद्रा भार ऊंचाई ये क्या होता है। जैसे मान लो मुद्रा, किसी बच्चे के, अगर बच्चा 2 से 7 साल की इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, तो आपने जैसे 1,000 या 500 का नोट रख दिया, तो 1,000 का तो दोस्तों चलता ही नहीं है, पहले चलता था। मान लो आपने 2,000 या 500 का नोट रख दिया और एक तरफ 100 रुपये के बहुत सारे चिल्लड़ रख दिए, और बच्चे को कहोगे इनको उठाओ, तो बच्चा देखना, आप प्रयोग करके आज देख लेना, बच्चा हमेशा ही जिसमें जो ज़्यादा सिक्कों के ढेर लगे लगे होंगे उसी की तरफ दौड़ेगा, कभी भी 500 की नोट नहीं उठाएगा। और दोस्तों ऊंचाई, ऊंचाई इसी प्रकार भार, तो दोस्तों इनके इसमें वो कमी नहीं कर पा, इसकी कमी रहती है इसी एज में। अगला है संरक्षण, कंजर्वेशन। ये क्या होता है दोस्तों? साइज या शेप को नहीं समझ पाता। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे समझेंगे दोस्तों, जैसे आप एक छोटा गिलास लीजिए और चौड़ा हो वो, और एक बड़ा सा गिलास लीजिए जो पतला है बट उनकी क्वांटिटी एक ही हो, उसमें मान लो 1 लीटर पानी आता हो, दूसरे में भी 1 ही लीटर आता हो, तो बच्चे को देखना कभी भी छोटा गिलास नहीं उठाएगा, वो बड़े वाले गिलास को उठाएगा, क्योंकि उसमें
कंजर्वेशन या संरक्षण या साइज और शेप की समझ नहीं होती। दोस्तों आगे है क्रमबद्धता में कमी। क्रमबद्धता मतलब एक तरफ से सूची, अगर उसको बताओ कि इसको बेटा आप बड़े से छोटे की तरफ लगाओ, कि पहले सबसे बड़ी बॉल रखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। वो उल्टे सीधे कहीं बड़ी कहीं छोटी ऐसे तरीके से बॉलों को लगाएगा। तो दोस्तों उसमें क्रमबद्धता की कमी रहती है। तो दोस्तों इस स्टेज में मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं आप लोग बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछता है कि जीववाद की समस्या किस एज में होती है। तो जीववाद की समस्या एनिलिज्म यानी कि हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। संरक्षण या कंजर्वेशन की समस्या किसमें होती है? संरक्षण या कंजर्वेशन की समस्या दोस्तों हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। इसी प्रकार दोस्तों हमारी अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज कितनी होती है दोस्तों? इसकी एज होती है हमारी 7 से 11 ईयर। एज दोस्तों आप सबकी याद रखना कि किस अवस्था की क्या एज होती है, क्योंकि यूपी टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये सीधा यहीं से बनाएंगे। दोस्तों इसमें क्या है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा चीजों को देख कर ही कुछ कर सकता है या उनका चिंतन कर सकता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों। मूर्त यानी कि मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है जो चीजें हमें सामने साक्षात दिखाई देती हैं वो मूर्त वस्तुएं होती हैं। या तो इनकी इस एज में बच्चा जितनी भी चीजें उसको सामने दिखाई पड़ेंगी उसी के बारे में चिंतन कर पाएगा और उसी के बारे में तर्क कर पाएगा। कभी भी अमूर्त चीजें जो उसको दिखाई नहीं दे रही उनके बारे में ना ही वो चिंतन कर पाएगा। तो दोस्तों आगे इस अवस्था में क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, कंजर्वेशन या क्रमबद्धता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी पॉइंट मैंने अभी प्री ऑपरेशनल स्टेट में पढ़े थे कि इसमें पलटावी की समस्या रहती है, जीववाद रहता है, मुद्रा वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जो ग्लास वाला संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि इनकी सबकी समझ उसको नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में मूर्त या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इसको सारी समस्याओं का ये गुण आ जाता है। ये जी कोई भी इसके बच्चे के अंदर कोई भी समस्या, ना ही पलटावी की समस्या रहती, वो चीज़ों को पलट के भी हर तरीके से कर लेगा। उसमें जीववाद की वो सजीव निर्जीव में भी अंतर भी जान जाएगा कि कौन ये गुड़िया, इसको फेंकने पे इसको चोट नहीं लगेगी, या मुद्रा कौन से रुपये ज़्यादा हैं कौन से रुपये कम हैं, कंजर्वेशन या कौन सा गिलास में ज़्यादा पानी है किस गिलास में कम पानी है, वो इसमें फ़र्क कर लेगा और इसके बारे में तर्क भी कर लेगा। बट दोस्तों होना क्या चाहिए कि वो चीजें मूर्त होनी चाहिए, उसको दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों इसी के आगे हमारा अगला इसमें पॉइंट है आगमनात्मक तर्कणा भी इसी अवस्था में आ जाती है। आगमनात्मक तर्कणा होती क्या है दोस्तों? आगमन विधि आप सब लोग परिचित होंगे। आगमन विधि क्या होती है? जिसमें आगमन विधि में देखो, ये आप लोग थोड़ा सा यहां समझिए। कभी लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि आगमन विधि में पहले उदाहरण आता है कि नियम आता है। तो क्लियर कैसे करेंगे? आगमन में ये आगे ऊ बना है, इसका मतलब इसमें उदाहरण पहले होंगे उसके बाद नियम होंगे। तो दोस्तों आगमनात्मक तर्कणा इसी अवस्था में आती है, यानी कि वो उदाहरणों को देख के चीजों पे तर्क करना शुरू कर देता है, यानी कि वह उदाहरणों को ऊपर आधारित तर्क करने लगता है। अगला पॉइंट इसमें है सामने रखी वस्तुओं के बारे में तर्क। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मूर्त चीजें जो उसको सामने दिख रही हैं उसके बारे में इस स्टेज में बच्चा तर्क कर लेगा। आगे क्या है, वस्तुओं में विभेदन या वस्तुओं में डिफरेंस करना वो इस एज में जान जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें भाषा का पूर्णतया विकास। इसमें भाषा का बच्चे का पूर्णतया विकास भी इसी एज में होता है। किसमें? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। एज इसमें एज कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। और इसमें दोस्तों बच्चा लंबाई, तरल, संख्या, भार आदि कॉन्सेप्ट पर चिंतन भी कर लेता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी अगली स्टेज और इनकी अंतिम स्टेज है
औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज कितनी होती है? 11 से 15, या कभी कभी कोई कोई थिंकर हमारे कोई हमारे राइटर लिख के गए हैं कि 11 से ऊपर। इसमें बच्चे का क्या क्या विकास होता है, कौन कौन से इसमें गुण आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। यह संज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था होती है। दोस्तों, यह संज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूर्त चीजें वो होती हैं जो हमको सामने दिखाई देती हैं। मूर्त अवस्था में, तीसरी वाली स्टेज में, बच्चा केवल सामने रखी हुई चीजों का ही बारे में तर्क कर पा रहा था, लेकिन अब बच्चा अमूर्त चीजें, यानी कि अगर आप बच्चे से कहोगे कि ताजमहल कहाँ है, तो वो ताजमहल के बारे में और ताजमहल कैसा है वो उसके बारे में पूरा तर्क करके बता देगा। तो दोस्तों, अमूर्त चीजें वो होती हैं जो हमको दिखाई ना दें और तब भी हम उसके बारे में तर्क कर लें। आगे क्या है दोस्तों? निगमनात्मक चिंतन करने लगता है या तर्क करने लगता है। निगमनात्मक चिंतन क्या होता है दोस्तों? निगमन क्या होता है? निगमन क्या मतलब होता है? पहले नियम और बाद में उदाहरण। ये निगमन विधि होती है, बाद में उदाहरण है। आगमन नहीं हुए, मैंने क्या बताया? आगमन का ऊ ले लो तो पहले उदाहरण और फिर नियम। और निगमन में ये देखो, नियम पहले नी आ रहा है तो यानी कि पहले नियम फिर उदाहरण, तो उसमें इस तर्क का भी विकास हो जाता है। आगे क्या है दोस्तों? इस अवस्था में बालक जटिल समस्याओं का तार्किक रूप से हल निकाल लेता है। इस एज में जब बच्चा ऊपर 11 से 15 या 11 से ऊपर की एज में पहुंच जाएगा, तो आप लोग जान रहे हैं कि वो लमसम लमसम बाल्यावस्था में होगा और उसको पार कर रहा होगा। तो दोस्तों, उसमें जटिल समस्याओं को हल करना और तार्किक रूप से हल निकालने के लिए वो तत्पर हो जाता है। आगे क्या है दोस्तों? उद्देश्यपूर्ण सोच का विचार और स्वतंत्र तार्किक चिंतन, यानी कि ये सबसे लास्ट स्टेज है दोस्तों। जितने एक किशोरावस्था या बाल्यावस्था वाले बच्चों में गुण होते हैं, वो सारे गुण इस स्टेज में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये चारों स्टेज हमारी हो गई। अब आगे क्या है? आगे है इसका, इनकी थ्योरी का शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में क्या महत्व है दोस्तों, देखेंगे। पियाजे ने रचनावादी और निर्माणवादियों का उपागम पर बल दिया। ये पियाजे जी जो थे हमारे, ये रचनावादी या निर्माणवादी थे, रचनावादी थे। और रचनावादी दोस्तों, एक चीज मैंने आप लोगों को वाइगोस्की में नहीं बताई थी, वाइगोस्की सर भी हमारे रचनावादी थे। ये जितने भी थिंकर अभी हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे मॉडर्न थिंकर हैं। इनके प्रयोग बच्चों पे हुए हैं, इंसानों पे हुए हैं। अभी हम लोग कोहलर और थांडाइक वगैरह पढ़ेंगे, इनके प्रयोग कुत्तों या बिल्ली मतलब जानवरों पे हुए हैं, और इनके प्रयोग हमेशा इन्होंने इंसानों पे किए हैं। इसलिए आजकल की मनोविज्ञान में इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, और एनसीएफ जो हमारा है, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, वो भी रचनावाद पर बल देता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके अनुसार बच्चे अन्वेषण अधिगम से ज़्यादा सीखते हैं। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। अन्वेषण का मतलब दोस्तों होता है खोज करना। इससे बच्चे खोज करके ज़्यादा सीखते हैं। और इनका शिक्षा में क्या महत्व है? शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें जिसमें बच्चा अन्वेषण, चिंतन तथा खुद से करके सीखने पर बल दे। इनका मानना था कि शिक्षक को चाहिए कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करे कि जिसमें बच्चा खोज करके और चिंतन करके और खुद में करके, लर्निंग बाय डूइंग, इस तरीके से खुद से करे तो उसका डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, आगे देख लेते हैं पियाजे जी की आलोचना क्या थी। इनकी आलोचना क्या है? कोई ना कोई थिंकर होता है, उसकी कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती जरूर है, तो इनकी भी आलोचना हुई। क्या आलोचना थी इनकी? पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति पर कम ध्यान दिया। इनका मानना है कि बच्चे का विकास व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये इनकी आलोचना का सबसे बड़ा फैक्ट था। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज और संस्कृति को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, बिल्कुल ही उसमें स्थान नहीं दिया। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का विकास केवल चिंतन करने से ही होता है। एटमॉस्फेयर और समाज का उसमें कोई रोल नहीं होता है। जबकि वाइगोस्की सर हमारे कहे गए हैं कि बच्चा जब समाज के साथ ही जुड़ेगा तभी उसका विकास होगा। तो ये पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी पूरी पूरी अपोजिट हैं एक दूसरे से। तो इनका
ड्रॉबैक या इनकी आलोचना सबसे बड़ी यही थी कि इन्होंने समाज और संस्कृति पर बहुत ही कम ध्यान दिया और बच्चे के चिंतन को ही महत्वपूर्ण माना है। दूसरी आलोचना इनकी क्या थी? पियाजे के अनुसार बच्चे उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या होती? 6 से 11। उत्तर बाल्यावस्था में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तथा किशोरावस्था में अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग ये बता दिया कि बच्चा इस एज में ऐसा ही कर पाएगा, इसके आगे वो नहीं जा पाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर उसको अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल दिया जाए तो इनकी बताई स्टेज के अनुसार भी वो बच्चा, कहो कि उसमें जीववाद की समस्या जो है वो हमारी आप लोगों को मैंने बताई है कि दूसरी वाली स्टेज में होती है, वो कहो दूसरी वाली स्टेज में समाप्त हो जाए। तो ये इनका एक ड्रॉबैक रहा। आगे क्या है? आगे इनकी आलोचना क्या है? पियाजे के अनुसार अपलटावी, संरक्षण आदि समस्याएं एक साथ ही आती हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं सभी बच्चों में सारे संप्रत्यय एक साथ ही विकसित हों। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि बच्चों में पलटावी की समस्या आएगी ही, बच्चों में संरक्षण की समस्या आएगी ही, बच्चों में जीववाद की समस्या आएगी ही। बट आजकल ऐसा नहीं है। किसी किसी बच्चे में पलटावी की समस्या होती है, लेकिन एक साथ ये कभी नहीं आती हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जीन पियाजे जी की थ्योरी थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन, इनके सिद्धांत का नाम क्या था? सिद्धांत का नाम था इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक हमारा ये हो गया। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये हो गया। और दूसरा दोस्तों, आप लोग ये समाविष्टीकरण या आत्मसातकरण, ये चीज याद रखना कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड कर देना आत्मसातकरण या समाविष्टीकरण कहलाता है। दूसरा है हमारा समावेशन या समायोजन, एकोमोडेशन। इससे भी सीटेट हमारा क्वेश्चन पूछता है कि जब बच्चा पुरानी स्कीम को परिवर्तित कर लेता है तो उसको समायोजन कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है दोस्तों, इनकी स्टेज कितनी थी? इनकी स्टेज थी 4। एज क्या क्या थी? पहली क्या नाम क्या था? संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित, इनको कह लेते हैं संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दोस्तों, इसकी एज है हमारी 0 से 2 वर्ष। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में तो 2 नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरी इनकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। इसका नाम है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज कितनी होती है? 7 से 11। एज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी है हमारी अमूर्त। अमूर्त, इसकी एज क्या होती है? 11 से ऊपर या 11 से 15 कह सकते हैं। आगे दोस्तों, आप लोगों को क्या ध्यान देने वाला है कि जीववाद की एनालिज्म, इसकी समस्या किस एज में रहती है, या अपलटावी की समस्या किस एज में रहती है। और इन्होंने जो बच्चा अपने आप में बड़बड़ाता है, पियाजे जी ने इसको क्या कहा है? इसको क्या कहा है? अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म। दोस्तों, तो आगे है संरक्षण की समस्या किस एज में होती है? दूसरी वाली में, पूर्व संक्रियात्मक में दोस्तों। और निगमात्मक रूप से चिंतन, ये वाला तो आप लोगों को मैंने सब बता ही दिया है। शिक्षा में महत्व, ये सब बता दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखें, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया है। कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं छूट रही है। और इस थ्योरी से आपके यूपी टेट, सुपर टेट या सीटेट की बात कर लें तो 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। और जो 2 थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं, उनका पेडागोजी में आप सीटेट देने जाना, तब देखना कितना यूज़ होता है। और दोस्तों, डीएसएसबी और केवीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये इन थ्योरी जो जितने भी हम आगे भी थिंकर पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अतः दोस्तों, हमारे चैनल पे हिंदी मेरे ही द्वारा चलाई जा रही है। आप लोगों को पता है कि एक दिन हिंदी और एक दिन सीडीपी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अल्टरनेट वाइज। और करेंट
करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों साइंस की क्लासें भी हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियोज़ में जाके वो सारी क्लास भी देखें जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सिलेक्शन का कारण बनेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।